हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो जैसे कि हम यहाँ तक आते आते हमने सेल्फ असेसमेंट पेपर ऑफ साइंस का 1 2 3 ख़त्म कर लिया और आज बारी है पेपर 4 की। तो इसे हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द कैसे हमारी समझ क्लियर हो और साइंस में हमारी पकड़ बहुत ही अच्छा हो। तो विथ फुल कॉन्सेप्ट के साथ हम 1 बाय 1 बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। सेक्शन ए से हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ गाल्वानोमीटर। अब गाल्वानोमीटर का फंक्शन पूछा है तो गाल्वानोमीटर का फंक्शन होता है मेजर करंट। ये करंट को मेजर करता है। करंट को अगर हमारे सर्किट में अगर थोड़ा सा बहुत ही अगर पतला करंट होगा, बहुत ही माइन्यूट करंट होगा, फीबल करंट होगा, तो ये गाल्वानोमीटर उसे आइडेंटिफाई कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है विदाउट एनी हेजिटेशन प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज मीन्ड बाय पावर। अब ये पावर क्या होता है? पावर की जो फॉर्मूला है ये तो हम जानते हैं, दैट इज P इज इक्वल टू 1/f। तो कोई पावर को रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ भी कहते हैं पावर को। तो लेकिन मेरे हिसाब से मैं तो कहूँगा द एबिलिटी ऑफ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट द लाइट रेज इज कॉल्ड पावर। तो पावर किसका होता है? पावर होता है लेंस का। अब लेंस का काम क्या है? लेंस का काम है वो लाइट रे को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा या फिर डाइवर्ज करेगा। तो दिस एबिलिटी, लेंस की यही जो क्षमता है, यही क्षमता को हम कहते हैं पावर ऑफ ए लेंस। और इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज P इज इक्वल टू 1/f। और इसका जो SI यूनिट होता है दैट इज डायोप्टर। डायोप्टर हम कहते हैं इसका SI यूनिट को। क्वेश्चन नंबर 3 Why photosynthesis considered an endothermic reaction? अब ये फोटोसिंथेसिस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं? तो इसका जो आंसर होगा बच्चों ये हो जाएगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सनलाइट हमें चाहिए, एनर्जी हमें चाहिए। तो हम जानते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमें एनर्जी चाहिए होता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होता है। लेकिन यहाँ पर हमें एनर्जी चाहिए, तो दैट इज वाई photosynthesis reaction is known as endothermic reaction. Question number 4 why most carbon compounds are poor conductor of electricity? अब जो कार्बन कंपाउंड होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के पोर कंडक्टर क्यों होते हैं? तो ऐसा इसीलिए होते हैं क्योंकि ये कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं। जितने भी सारे आपके कार्बन कंपाउंड्स हैं वो बनाते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। और कोवैलेंट कंपाउंड में क्या होता है, कोई भी नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कोवैलेंट कंपाउंड में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो जिसके चलते ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। अब ये होमोलोगस सीरीज क्या होता है ये हमसे पूछा है। होमोलोगस सीरीज के बारे में हमसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पूछा है होमोलोगस सीरीज। तो ये क्या होता है? ये कार्बन कंपाउंड का एक सीरीज होता है, लिस्ट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसे सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन व्हिच ईच सक्सेसिव मेंबर differs by CH2 और 14 यूनिफाइड मास। क्या है?
इसको थोड़ा समझते हैं। ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब देखो मीथेन और इथेन के बीच में, देखो इनके बीच में क्या डिफरेंस है। एक कार्बन यहाँ पे ज़्यादा है और 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है। अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूँ तो दोनों में क्या आपको अंतर मिलेगा, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होगा। इन दोनों के बीच का अगर अंतर मैं निकाल लूँ तो क्या मुझे मिलेगा, यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 4, तो डिफरेंस ऑफ कार्बन इज 1। यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पे 10, और हाइड्रोजन का जो डिफरेंस है 2 है। सो आप देख सकते हो जो सक्सेसिव मेंबर होता है, मतलब जो आगे वाला जो मेंबर होता है वो पीछे वाले से ये CH2 में पीछे वाले से CH2 का डिफरेंस रहता है। आगे वाला और पीछे वाला के बीच में ये डिफरेंस है, आगे और पीछे के बीच में ये डिफरेंस है, आगे और पीछे के बीच में ये डिफरेंस होता है। तो दिस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, व्हाट इज मीन्ड बाय ट्रेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। अब ये ट्रेट क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का ये है, ट्रेट क्या होता है। ट्रेट, सो ट्रेट कुछ नहीं होता, दिस इज द कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल। ये कोई इंडिविजुअल का कैरेक्टर होता है जो जीन डिसाइड करता है, क्योंकि जीन जो होता है ये कैरेक्टर को कैरी करता है। जीन जो होता है, जीन ये कैरेक्टर को कैरी करता है। सो ट्रेट जो होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। एक होता है आपका एक्वायर्ड ट्रेट और नेक्स्ट होता है आपका इनहेरिटेड ट्रेट। एक्वायर्ड ट्रेट का मतलब जैसे कि आप एक अच्छा सिंगर हो या फिर आप अच्छा खेलते हो। क्या आप बचपन से अच्छे खिलाड़ी, आप जब पैदा हुए, क्या पैदा होने से ही आप खेल रहे हो? नहीं, आपने जब धीरे धीरे आप बड़े हुए तो उसके बाद आपने खेला, तो जो बहुत ही बढ़िया आपने जो खेला, ये जो कैरेक्टर है इसको आपने अपने लाइफ से सीख लिया और धीरे धीरे आपका बॉडी जो है उसी अनुसार एडप्टेड हो गया। सो इसी कैरेक्टर को या फिर इसी ट्रेट को हम कहेंगे एक्वायर्ड ट्रेट, जो आप सीखते हो, जो आप खुद में बनाते हो। और इनहेरिटेड ट्रेट का मतलब होता है जो आप अपने पेरेंट्स से लेके आए। जैसे कि अगर मान लीजिए आपकी जो मम्मी पापा हैं उनके जो बाल हैं वो स्ट्रेट हैं, स्ट्रेट हेयर से, तो आपका जो हेयर होगा वो स्ट्रेट ही होगा। अगर आपकी मम्मी पापा के बाल का जो रंग होता है, अगर ये कलर ब्लैक है तो आपका हेयर कलर भी ब्लैक होगा। तो ये कैरेक्टर को हम कहेंगे इनहेरिटेड ट्रेट। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। नेम द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अब जो इनहेरिटेंस हमारे बॉडी में होता है उसकी यूनिट के बारे में पूछा है, उसका यूनिट क्या है? तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा जीन होता है इसका आंसर। जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि जो जीन होता है ये जीन ही कैरी करता है। क्या? ये जीन ही कैरी करता है, ये जीन कैरी करता है हमारा कैरेक्टर। ठीक है, सो जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। व्हाट इज इट्स फंक्शन? जीन होता है, जीन ही हमारा कैरेक्टर डिसाइड करता है। जीन ही जो पेरेंट्स से कैरेक्टर लेके ऑफस्प्रिंग में वही कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है। ठीक है, पेरेंट्स से कैरेक्टर को ट्रांसफर करके ऑफस्प्रिंग में शो करता है जीन। ठीक है, आई बात समझ में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर का
प्रिंसिपल फोकस हमसे पूछा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, ये हमसे पूछा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर। अब ये मान लीजिए कॉनकेव मिरर है, ठीक है। सो दिस इज द पोल प्रिंसिपल एक्सिस फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब ये लाइट रे पैरेलल यहाँ से आई और एक रे पैरेलल यहाँ से आई। अब पैरेलल लाइट रे क्या करती है, एक पॉइंट से रिफ्लेक्ट करती है। पैरेलल लाइट रे जो होती है वो एक पॉइंट से होते हुए गुजरती है और उसी पॉइंट को ही हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। एक बार फिर से, जब लाइट रे पैरेलल आती है, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो क्या करेगी, एक पॉइंट से गुजरेगी, एक पॉइंट से होते हुए वो बैक करेगी। उसी पॉइंट को हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई आर alloys commonly used in electric heating device। अब जो हीटिंग डिवाइस होता है, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, ठीक है। इन सभी में जो कॉयल होता है ये कॉयल alloy से बना होता है, क्योंकि alloy का रेजिस्टिविटी बहुत ही हाई होती है एंड इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, alloy की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, ये मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ही हाई होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम alloy का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोराइड गैस, हम हाइड्रोक्लोराइड गैस बना रहे हैं ऑन ए ह्यूमिड डे, ठीक है। जिस मौसम में एटमॉस्फेयर में ज्यादा वाटर वेपर रहता है, मॉइस्चर रहता है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिड डे। द गैस इज यूजुअली पास्ड थ्रू द गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। और जो हाइड्रोक्लोरिक गैस बना उसे हम एक ट्यूब से पास करवाए हैं, उसी ट्यूब में कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्ट है। द रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, अब यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड जो सॉल्ट है उसका रोल हमसे पूछा है कि वो रोल क्या है। जो सॉल्ट है जिसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड, वो सॉल्ट क्या काम करेगी, ठीक है। उसी सॉल्ट का काम पूछा है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, जो सॉल्ट होता है कैल्शियम क्लोराइड वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, मतलब दे एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस। मॉइस्चर से जो गैस है, गैस में अगर कुछ मॉइस्चर होगा तो उस मॉइस्चर को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो ये होता है उसका फंक्शन। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी मेरे ख्याल से किसी को नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे हम बढ़ते हैं। जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट लॉस्चरस। जो नॉन मेटल होते हैं वो लॉस्चरस नहीं होते।
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस, तो इनमें से वो कौन सा नॉन मेटल है जो लस्ट्रस होता है, मतलब शाइन करता है, एंड द आंसर इज आयोडीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, यूटेंसिल बनाने के लिए हम एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर रिस्पॉन्सिबल, अब वो कौन सा प्रॉपर्टी है जिसके चलते हम एल्यूमिनियम का इस्तेमाल यूटेंसिल बनाने में करते हैं। गुड थर्मल कंडक्टिविटी, बिल्कुल बढ़िया। गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अगर यूटेंसिल में इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो हम खाना कैसे बनाएंगे, हम तो खुद खाना बन जाएंगे। डक्टिलिटी, ये तो बिल्कुल नहीं। हाई मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4 ये हमारे आंसर्स हैं, दैट इज डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एलिमेंट्स पी क्यू आर एस हैव एटॉमिक नंबर्स 11, 15, 17 एंड 18। सो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हमको दिया है, एक का नाम है पी, इसका एटॉमिक नंबर है 11, एक है क्यू, एटॉमिक नंबर 15, आर एटॉमिक नंबर 17 एंड एस एटॉमिक नंबर 18। व्हिच ऑफ देम आर रिएक्टिव नॉन मेटल, इनमें से कौन है रिएक्टिव नॉन मेटल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम सबका निकालेंगे तो ये 281 होगा, इसका मतलब ये मेटल हो गया, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद Q 285, तो ये नॉन मेटल है और ये रिएक्टिव है क्योंकि इसे 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए, तो ये होगा। उसके बाद 287 और ये नॉन मेटल है और ये रिएक्टिव है क्योंकि इसे सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये भी होगा। उसके बाद 288 ये तो नोबल हो गया, मतलब ये बिल्कुल रिएक्टिव नहीं है, तो यहाँ पर Q एंड R ये हमारे आंसर हो जाएंगे, Q एंड R। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a beam of light incident through the holes on side A and emerges out of the holes on the other face of the box as shown in the figure. Which of the following could be inside the box? यहाँ पर लाइट की कुछ पैरेलल रेज जा रही है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में, और ये रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर कुछ रखा गया है, और ये जो लाइट रे है वो इसे डेविएट हो रही है कुछ ऐसे। तो आप बताइए यहाँ इस बॉक्स के अंदर क्या है, कॉन्केव लेंस है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, कॉन्वेक्स लेंस या फिर प्रिज्म। तो मैं आपको बताना चाहूँगा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब तो नहीं होगा क्योंकि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में लाइट रेज पैरेलल हो जाते हैं, पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट ये इमर्जेंट तो दोनों पैरेलल हो जाते हैं, तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब नहीं होगा। कॉन्वेक्स नहीं होगा क्योंकि कॉन्वेक्स में सारे रेज कॉन्वर्ज करेंगे, एक पॉइंट पे कॉन्वर्ज करेंगे ऐसे, लेकिन यहाँ पर कुछ कॉन्वर्जन नहीं हो रहा, तो क्या होगा, तो यहाँ पर इसके अंदर जो होगा वो होगा कॉन्केव लेंस। ये देखिए पहला नंबर 1 वाला रे और ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, तो ये कुछ ऐसे स्कैटर कर रहे हैं, मतलब डेविएट हो रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे डेविएट हो रहे हैं। अगर प्रिज्म होता तो वो सब कुछ एक एंगल पे ऐसे बेंड कर जाते, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो ये एकदम अलग अलग डेविएट हो रहे हैं। तो इसके अंदर कौन सा होगा, इसके अंदर कॉन्केव लेंस हो जाएगा। ठीक है।